हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11th के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ दोनों बताने जा रहा हूं। टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस करूं उससे पहले आपको टर्मिनल वेलोसिटी बताऊंगा लेकिन ये पार्ट्स में चलेंगे, एक एक स्टेप वाइज। तो इसमें सबसे पहला हम लोग कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स देखिए, एक लिक्विड, ये लिक्विड है, इसमें कोई बॉल पड़ी हुई है जिसका मास m है, ठीक है। तो इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये तो मालूम ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्या इस वेट के अलावा कोई और फोर्स एक्ट कर रहा है? लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या? अपथ्रस्ट, राइट। इन दोनों के बाद भी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, यानी नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा? जैसे कहते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? mg माइनस अपथ्रस्ट, राइट। अब कहते हैं लेट spherical ball of radius small r and density of material rho is falling in a liquid of डेंसिटी सिग्मा, यानी इसकी डेंसिटी रो है और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा। डेंसिटी सिग्मा देन वेट mg इज इक्वल टू, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम क्या होगा? इतने रखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। एंड अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉल। अब वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा? वेट वही mg, यानी मास इंटू ग्रेविटी। अब मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है ना। तो मटेरियल के लिए तो डेंसिटी रो थी, लेकिन वेट ऑफ लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है? सिग्मा, यानी v इंटू सिग्मा इंटू जी, राइट। तो देयरफॉर net force is equal to v rho g minus v sigma g, यानी v in bracket rho minus into sigma into g, and v क्या होता है? 4/3 pi r cube rho into sigma into g. This is net force. ये क्या है? This is the value of net force acting on a spherical ball of radius r falling in a homogeneous liquid. The density of material of ball is rho and density of the liquid in which it is falling is sigma.
राइट। अभी एक काम करिए, पहले तो हमने ये दिखाया कि कोई बॉल अगर लिक्विड में फॉल कर रही है तो उसके ऊपर केवल वेट नहीं एक्ट करेगा, वेट के साथ साथ अपथ्रस्ट भी एक्ट करेगा, और क्योंकि बॉल नीचे जा रही है इसलिए नेट वेट हमारा, नेट फोर्स ये होगा। अब वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, मैं इसको हटा करके इसके आगे स्टेप में चलूंगा। यस, नोट करिए वीडियो पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने नेट फोर्स को यहां पे लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब आप फिर से देखिए, एक बॉल स्फेरिकल बॉल ऊपर से आ रही है नीचे, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जैसे यहां पे टकराएगी वाटर की सरफेस पे तो मोमेंटरी रेस्ट में आएगी, लेकिन उसके बाद ये लिक्विड में इंटर करती चली जाएगी। लिक्विड में इंटर कब करेगी, जब इसके मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी, यानी बॉल की डेंसिटी, बॉल के मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। चलिए, इसके बाद आपने पढ़ा था कि जब ये यहां पे आएगी, मान ली यहां आए अंदर, तो इसके एडजेसेंट लेयर मूव करेगी इसके साथ, विस्कोसिटी डिस्कस कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, बॉल तो नीचे जा रही है और ये लेयर कट रही है अपवर्ड, यानी इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा अपवर्ड। अब शिफ्ट होकर के नीचे आएगी तो ये लेयर अपनी एडजेसेंट लेयर को डिस्टर्ब करेगी। इसका मतलब ये जैसे जैसे बॉल नीचे आती जा रही है तो नंबर ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट मूविंग भी इंक्रीज करती जा रही है, और यहां पर विस्कस फोर्स अपवर्ड लग रहा था। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जाती जा रही है विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये चीज आप दिमाग में रखिए कि कोई अगर ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फॉल करके नीचे जा रहा है तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट। अब एक कंडीशन ये आई कि ये बॉल पहुंच गई आपकी यहां, ठीक है, इस पे क्या लग रहा था, नेट फोर्स, ये ठीक है। विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा। अब जो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है, ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि इस विस्कस फोर्स की वैल्यू नेट फोर्स के बराबर हो गई। तो अब ये विस्कस फोर्स क्या होगा, राइट। आप खुद देखिए, जब ये बॉल नीचे जा रही थी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, नीचे जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, साथ ही साथ विस्कस फोर्स भी बढ़ता जा रहा, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ये विस्कस फोर्स नेट फोर्स के बराबर हो जाता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, और बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल करेगी। तो सबसे पहले हम विस्कस, इस वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। When a spherical ball falls in a homogeneous liquid, initially its velocity increases and after some time the viscous force acting upward becomes equal to the net force acting downward. Then the ball starts falling with a constant velocity, and this constant velocity is known as terminal velocity. Yes, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, लेकिन हम विस्कस फोर्स को डिस्कस करें तो ये विस्कस फोर्स हमको मिलेगा कैसे, तो इसके लिए स्टोक्स फॉर्मूला देखिए, स्टोक्स फॉर्मूला, when a spherical ball of radius small r falls in a liquid of viscosity eta 6 pi eta r v with terminal velocity v, then viscous force acting on it will be F
is equal to 6 pi eta r v. Eta viscosity यानी coefficient of viscosity, r radius of the ball, v terminal velocity. मैंने लिखा भी है with terminal velocity, right? So this is Stokes law, right? आपको मिल गया नेट फोर्स एंड विस्कस फोर्स, दोनों मिल गए. अब क्या होगा? व्हेन विस्कस फोर्स एंड नेट फोर्स बिकम्स इक्वल, कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी in the condition when a spherical ball of radius small r falls in a liquid of viscosity eta and viscous force becomes equal to the net force, the ball starts falling with constant speed. This constant speed or velocity, this velocity is terminal velocity. Yes? In the condition when a spherical ball of radius r falls in liquid of viscosity eta and viscous force becomes equal to the net force, the ball starts falling with constant velocity. This velocity is known as terminal velocity. Right? हमेशा नहीं है. शुरू में जब ये फॉल कर रही है तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही और वेलोसिटी बढ़ रही और इधर विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है. और जब ये विस्कस फोर्स नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा तो बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगी एंड दिस विल बी योर टर्मिनल वेलोसिटी. तो ये डेफिनेशन हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का. अब एक्सप्रेशन क्या होगा? मैंने खुद बोला कि ये विस्कस फोर्स और ये नेट फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे. विस्कस फोर्स और नेट फोर्स बराबर हो जाएंगे तो इसी से हमारी टर्मिनल वेलोसिटी निकल आएगी. लेकिन उससे पहले आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं आगे लिखता हूं. यस, देखिए हमने कहा नेट फोर्स ये इक्वेशन 1, विस्कस फोर्स यानी स्टोक्स लॉ ये. तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स. वैल्यू पुट कर रहा हूं 6 पाई eta rv is equal to 4/3 pi r cube rho minus sigma into g. पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, एक r इससे कैंसिल होगा. v टर्मिनल वेलोसिटी v is equal to 2 3 3 जा 9 r square rho minus sigma g by eta. Right? This is the expression for
टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मिटाना पड़ा मुझे बार बार, आप शुरू से वीडियो देखेंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब कोई बॉल लिक्विड में फॉल करता है तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करते हैं, नंबर वन its weight, number two upthrust force, and the difference of these two, since ball is falling downward, then weight of the object minus upthrust force will give the net force, and that will come 4/3 pi r cube rho minus sigma into g. Rho बॉल की डेंसिटी, बॉल के मटेरियल की डेंसिटी है, और सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अच्छा, जब बॉल नीचे फॉल कर रही है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। एक कंडीशन में जब विस्कस फोर्स नेट फोर्स के बराबर हो जाता है तो बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए पहले विस्कस फोर्स, तो स्टोक्स लॉ मैंने लिखा है कि व्हेन अ बॉल ऑफ रेडियस और फॉल्स इन होमोजेनियस लिक्विड ऑफ viscosity sigma, viscosity eta, then the viscous force acting on it will be F is equal to 6 pi eta RV, where eta viscosity है, R radius of ball, and V क्या है, V is the terminal velocity, right? अब terminal velocity का एक्सप्रेशन के लिए दोनों को इक्वल किया, and this is the expression for velocity, terminal velocity। अब आप बताइए terminal velocity का यूनिट क्या होगा? नहीं मालूम ना? जो वेलोसिटी का होगा वही टर्मिनल वेलोसिटी का होगा भाई, राइट? ठीक है, तो अब आप इसको टर्मिनल वेलोसिटी को 3 स्टेप में, नेट फोर्स, नंबर 2 स्टोक्स फॉर्मूला, एंड नंबर 3 टर्मिनल वेलोसिटी, 3 पार्ट में ब्रेक करके डिवाइड किया है, और जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अभी वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिएगा स्टेप वाइज, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखिए, पैराशूट फॉल करता है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का एग्जांपल है, या ऊपर से हिल्स फॉल करते हैं, बारिश के दिनों में ओले गिरते हैं ना, बर्फ के टुकड़े, तो अब जो नीचे आ रहे हैं तो उस साइड से आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और रिवॉल्वर से बुलेट मारते हैं तो बुलेट भी तो हेल्स के बराबर होती है, उसका वेट इतना ही होता है ना, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो बॉडी में घुस जाती है, आदमी मर जाता है। तो वही हेल्स जब फॉल करके उस साइड से आ रहे हैं और नीचे आके मेरी बॉडी से टकराते हैं, तो हमारी बॉडी में क्यों नहीं इंटर करते हैं? उसका कारण ये है कि उनकी वेलोसिटी उतनी नहीं हो पाती। v इज इक्वल टू u प्लस gt से कैलकुलेट करेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, कैलकुलेशन से तो उससे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वहां पहुंचती नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करती है, यानी उसकी वेलोसिटी थोड़ी दूर तक तो बढ़ती है, देन इट बिकम्स टर्मिनल वेलोसिटी। अब फर्दर नहीं बढ़ रही है, और जो हम सोचते हैं कि वो वेलोसिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, नो, इट फॉल्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी, और इसीलिए हमारी बॉडी में एंटर नहीं करती, राइट? तो इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस।